दोस्तों तो हम ये अगला लेक्चर अपना पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान है जो इसके ऊपर। तो मध्य प्रदेश की नदियाँ एक बार आप हमारे साथ पढ़ लीजिए, कहीं से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यहाँ से आपका जो है काम हो जाएगा। किसी भी देश या राज्य की जीवन रेखा नदियाँ होती हैं। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य और यहाँ की कृषि पर नदियों एवं सिंचाई की अन्य साधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में? ठीक है, नदियाँ न सिर्फ सिंचाई करती हैं बल्कि पेयजल व्यवस्था, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य उत्पादन भी इन्हीं के माध्यम से होता है। तो पेयजल व्यवस्था, जल विद्युत, ठीक है, उत्पादन और ये मछली पालन भी इन्हीं के माध्यम से होता है। मध्य प्रदेश में पठार एवं पहाड़ी क्षेत्रों की अधिकता होने के कारण यहाँ से कई नदियों का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश में जो पठार है ये क्षेत्र है और बाकी बचा हुआ क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, जिससे यहाँ से कई नदियों का उद्गम होता है, जिस कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। वेरी वेरी IMP क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से कई नदियों का जो है उद्गम होता है। नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। नदियों को क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना। इस मैप को अगर अपन देखेंगे तो ये है जो ये MP में टच होने वाली है। ये यहाँ से चंबल निकली है, यमुना निकली है बॉर्डर से, ये चंबल है, यहाँ पे सिंध, ये सिंध यहाँ से सीधी आई है, ये यहाँ तक है, ये चंबल है, चंबल पूरा का पूरा ये चंबल ऐसे ऐसे घूमी है। ठीक है, ये बेतवा है हमारी, यहाँ से चाई है बेतवा, ये केन है, ठीक है, ये नर्मदा है, नर्मदा है, ये चली जाती है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये जो है सिस्टम है। ये इसको आप थोड़ा सा ध्यान बना लेना कि कहाँ पे कौन सी नदी है। ठीक है, अब आज सबसे पहले पढ़ते हैं अपन नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को। तथा धार्मिक या पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और धार्मिक और पवित्रता के आधार पर क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहा जाता है? नर्मदा को। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत श्रेणी के समीप अमरकंटक यानी अनूपपुर जिले पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है जो अनूपपुर जिले में है। यह दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में जा मिलती है। तो यह किन किन के बीच में बहती है? सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच मध्य घाटी, मध्य भ्रंश घाटी जो बहती है। ठीक है, इसके बीच में भ्रंश घाटी का निर्माण करती हुई खंबात की खाड़ी में जाके जो है मिल जाती है अरब सागर में। यह अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए कैसे बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अधिकांश नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। अनूपपुर, डिंडोली, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, सीहोर, बुधनी, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, देवास, बड़वानी, अलीराजपुर जिलों से गुजरती है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में बहती है। तो नर्मदा कहाँ कहाँ बहती है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है। ठीक है, इसके बाद नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। सबसे पहले गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना और फिर नर्मदा। सबसे पहले बड़ी है गंगा, गोदावरी, कृष्णा, फिर यमुना, ठीक है, और फिर नर्मदा। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वीं बड़ी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। कितनी है नर्मदा की? 1312। सब कुछ इसमें मिलेगा आपको दोस्तों। इस नोट्स से पढ़ने में आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, पहले भी ले चुका हूँ। तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। बाकी कुछ भाग ही दूसरे प्रांतों में बहता है। संपूर्ण नर्मदा बेसिन का 89.9% भाग मध्य प्रदेश में बहता है। ठीक है, नर्मदा 89.9% कहाँ बहती है? MP में। बाकी 10.1% कहाँ बहती है? बाहर। ये नदी महाराष्ट्र में गुजरात की सीमा रेखा बनाती है। महाराष्ट्र एवं गुजरात को ऐसे फाड़ती चली जाती है, एक तरफ गुजरात एक तरफ महाराष्ट्र। नर्मदा का वाहन मगरमच्छ है। नर्मदा का वाहन क्या है? मगरमच्छ है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। नर्मदा नदी को प्रख्यात भूगोलविद टालमी ने नामोदोष कहा है। नर्मदा नदी को नामोदोष कहा है। तो किसने कहा है? भूगोलविद टालमी ने कहा है नामोदोष। इसके अन्य प्रमुख नामों में रेवा, सोमोदेवी, मैकलसता, सोमप्रभा, शंकरी भी इसका नाम है, शिवतनया आदि प्रमुख हैं। नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं।
22 नदियाँ बाएं से और 19 नदियाँ दाएं से मिलती हैं। ऐसी जानकारी मिलेगी इस नोट्स में दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना 1% होती है, 99% यहीं से बचे। तो 22 नदियाँ बाएं से और 19 नदियाँ दाएं से मिलती हैं। सहायक नदी कौन कौन सी हैं? कुंदी, सेर, हिरन, दूधी, हथनी, बंजर, कोलार, शक्कर, तवा, छोटी तवा, बरनार, बारना, तिंदोरी, ऊटी, चंद्रकेसर, मानगंजाल, गोई आदि ये प्रमुख है। बाकी और 22 टोटल कितनी है? 41 है। तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी? तवा नदी। नर्मदा नदी के प्रमुख तटीय नगर जबलपुर, जो नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं, भेड़ाघाट जबलपुर, महेश्वर खरगोन, मंडला, हंडिया, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, बड़वानी, बड़वाह, ओंकारेश्वर, खंडवा आदि हैं। ये नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं। नर्मदा की प्रमुख परियोजना इंदिरा सागर खंडवा में है, सरदार सरोवर गुजरात में है, ओंकारेश्वर खंडवा में है, महेश्वर खरगोन आदि है जो इस पे परियोजना बनाई गई हैं। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हैं। मेधा पाटकर जो हैं ये कैसे जुड़ी हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हैं। 2017 में नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा प्रदान किया गया है। जीवित नदी का दर्जा कैसे प्रदान किया गया है? हमारी नर्मदा मैया को किया गया है, 2017 में किया गया है। नमामि देवी नर्मदे यात्रा उद्देश्य नर्मदा में प्रदूषण की रोकथाम, जल संरक्षण एवं शुद्धिकरण। नमामि देवी नर्मदे यात्रा जो है इसका क्या उद्देश्य है? नर्मदा में प्रदूषण की रोकथाम, जल संरक्षण और शुद्धिकरण। नर्मदा नदी के संरक्षण एवं शुद्धिकरण के उद्देश्य से 11 सितंबर 2016 को नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से नमामि देवी नर्मदे यात्रा का शुभारंभ किया गया था। नमामि देवी नर्मदे यात्रा का शुभारंभ कब हुआ? 11 दिसंबर 2016 को। इस यात्रा में 148 दिनों तक लगभग 16 जिलों में 3350 किलोमीटर की दूरी तय की गई। इसका समापन 15 मई 2017 को हुआ। 3350 किलोमीटर की यात्रा हुई थी, 15 मई 2017 को समाप्त हुई और 11 दिसंबर 2016 से शुरू हुई थी। अब आती चम्बल नदी। अन्य नाम क्या क्या है? चरमावती, धर्मावती, रतिदेव की कीर्ति, 3 नाम हैं। चरमावती, धर्मावती, रतिदेव की कीर्ति। अवसान उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के समीप यमुना नदी में। यमुना नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। सहायक नदियाँ क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती व बनास। महाभारत में वर्णित है कि राजा रंतिदेव ने चम्बल नदी को उद्गमित किया था। किसने? राजा रंतिदेव ने। चम्बल नदी पश्चिमी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। पश्चिम में है भैया ये, जो इंदौर जिले के महू के पास विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र में स्थित जानापाव पहाड़ी से निकलती है। कौन पहाड़ी से? जानापाव पहाड़ी से, महू से निकलती है। इंदौर जिले में है ये, ठीक है, और ये विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में आता है। उद्गम स्थल से उत्तरमुखी होकर उत्तर की तरफ चम्बल नदी इंदौर, महू, रतलाम, धार, उज्जैन, मंदसौर से राजस्थान में बहती हुई तत्पश्चात भिंड, मुरैना, श्योपुर में प्रवाहित होती है। चम्बल नदी प्रदेश व राजस्थान की सीमा बनाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। साथ ही मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा निर्धारित करती है चम्बल नदी। चम्बल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश की सबसे कम प्रदूषित नदी है। यह क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे कम प्रदूषित जो है नदी है। इस नदी पर चूलिया राजस्थान जलप्रपात जो राजस्थान में है, पाताल पानी जलप्रपात इंदौर में है। 2 जलप्रपात इसमें जो है इस तरीके से हैं। चम्बल नदी पर चम्बल परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर मंदसौर, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ एवं जवाहर सागर कोटा बांध बनाए गए हैं। राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है गांधी सागर बांध परियोजना चम्बल नदी पर मंदसौर में बनाई गई है। इस नदी के राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध परियोजना है और ये चम्बल नदी पर मंदसौर में बनाई गई थी। इस नदी के जल द्वारा अवनालिका अपरदन से भिंड, मुरैना एवं श्योपुर में बीहड़ों का निर्माण हुआ है। बीहड़ बने हैं भैया इससे, अवनालिका अपरदन से, ठीक है। मुरैना जिला अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। चम्बल के बीहड़ बागियों की शरण स्थली के रूप में कुख्यात रहे हैं। बंगाल के जो बीहड़ हैं चम्बल के, यहाँ पे कई डाकू रहे हैं, कई लोग रहे हैं। यह नदी अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। अगली है सोन नदी। अब हम पढ़ेंगे सोन नदी के बारे में। सोन नदी अन्य नाम हिरण्यवाह, सोन, छोणभद्र, ठीक है,
सुभागदी, सुवर्ण और सोनपालिका, ये इतने सारे जो हैं इसके हमारी सोन नदी के नाम हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है उद्गम कहाँ से, अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ी से, यहीं से नर्मदा का हुआ था। सहायक नदियाँ रहंद, गोपद, जोहिला और उत्तरी कोयल। सोन नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई मध्य प्रदेश के अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली को पार कर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तत्पश्चात बिहार में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो सोन नदी बिहार में गंगा नदी से मिलती है। सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने अपने जीवन के 14 वर्ष इस नदी के किनारे गुजारे हैं। बाणभट्ट ने वर्षा ऋतु में इस नदी की में आकस्मिक तथा विनाशकारी बाढ़ आती है। सोन नदी में क्या आती है, आकस्मिक माने अचानक और विनाशकारी बाढ़ आती है। इस पर बाणसागर परियोजना स्थित है, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है। इस नदी पर बिहार में रेलवे पुल नेहरू सेतु स्थित है। क्या है, नेहरू जो पुल, रेलवे बिहार में रेलवे पुल नेहरू सेतु स्थित है। नेहरू सेतु कहाँ स्थित है, किस नदी पे स्थित है, तो वो सोन नदी पे स्थित है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। अगली आती है ताप्ती नदी, अन्य नाम सूर्यपुत्री, सूर्यसुता और तापी। उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई के निकट है इसका उद्गम स्थल। भैया मुल्ताई से जो है निकलती है, काफ़ी दोस्त हमारे मुल्ताई के रहे हैं, आपके रहे हो तो भी आप कमेंट में बताना। सहायक नदियाँ पूर्णा, गिरना, बाघोर, बोरी तथा सेवा। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, पूर्णा, गिरना, बाघोर, बोरी तथा सेवा इसकी जो है सहायक नदियाँ हैं। ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। यह नर्मदा नदी के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र में प्रवेश करती है तथा गुजरात के सूरत में बहती है। यह भी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, उल्टी बहती है ये भी। ताप्ती नदी पर काकरापारा तथा उकाई परियोजना गुजरात में स्थित है। काकरापारा तथा उकाई परियोजना गुजरात में स्थित है। नर्मदा की भांति यह नदी भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ब्रिटिश काल में इस नदी पर स्वाली बंदरगाह का निर्माण किया गया था। क्या किया गया था, स्वाली बंदरगाह का निर्माण। इस नदी पर 7 पौराणिक कुंड, सूर्य, ताप्ती, शनि, धर्म, नारद, नागा बाबा एवं पाप स्थित हैं। ताप्ती इस नदी के किनारे स्थित शहर बैतूल, मुल्ताई, बुरहानपुर, भुसावल के केला भैया बहुत प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र, नेपानगर, बुरहानपुर तथा सूरत हैं। नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर बहते हुए एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं। ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है जो हमारी ताप्ती नदी है। अगली आती है बेतवा नदी, अन्य नाम बेत्रवती, मध्य प्रदेश की गंगा। प्रदूषण स्तर के आधार पर प्रदूषण इतना है बेतवा में कि इसको मध्य प्रदेश की गंगा कह दिया गया है प्रदूषण के आधार पर। उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव से उद्गम होता है बेतवा नदी का, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव से। सहायक नदियाँ बीना, हलाली, धसान तथा जामनी। बीना, हलाली, धसान और जो है जामनी इसकी सहायक नदियाँ हैं। बेतवा नदी यमुना की प्रमुख सहायक एवं बुंदेलखंड पठार की सबसे प्रमुख नदी है। जो बुंदेलखंड पठार की सबसे प्रमुख नदी है वो बेतवा नदी है और ये यमुना की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश की में लगभग 380 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विदिशा, सांची यानी रायसेन में जो स्थित है। अशोकनगर तथा ओरछा, निवाड़ी को पार कर उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली यह नदी मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। बेतवा नदी पर माता टीला बांध एवं राजघाट बांध बने हुए हैं, जो मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना के हिस्से हैं। माता टीला बांध और राजघाट बांध। अब आती है हमारी बहुत ही जो है कहना चाहिए हमें बहुत ही पूजनीय नदी है जो, ठीक है, क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश की जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। तो क्षिप्रा नदी उद्गम इंदौर जिले में स्थित काकरी बरड़ी पहाड़ी से है। इंदौर जिले में स्थित काय से है, काकरी बरड़ी पहाड़ी से। सहायक नदियाँ खान और गंभीर आदि हैं। क्षिप्रा नदी प्रदेश की पवित्र पुण्यदायिनी नदी है। पवित्र, बहुत ही पवित्र नदी है और पुण्यदायिनी नदी है। इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है। तो मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, क्षिप्रा नदी को। इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। क्षिप्रा नदी देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में बहती हुई चम्बल नदी में मिलती है। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर इसी नदी के तट पर है। बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है। महाकाल ओंकारेश्वर जो है हमारे
सॉरी, जो महाकालेश्वर है हमारे उज्जैन में, वो खंडवा में है, वो नर्मदा नदी के किनारे हैं ओंकारेश्वर। तो जो हमारे महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, इतना बढ़िया लगता है, ऐसा लगता है कि तीर्थ स्थान इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। कभी जाइएगा आप तो बहुत ही मनोरम दृश्य है वहाँ पे। तो उज्जैन पूरा का पूरा और महाकाल का मंदिर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, क्षिप्रा मैया के किनारे। ठीक है, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्षों में सिंहस्थ का आयोजन होता है। प्रत्येक 12 वर्षों में सिंहस्थ का आयोजन होता है। 2016 में 22 अप्रैल से 21 मई तक सिंहस्थ का आयोजन किया गया। समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों का बंटवारा क्षिप्रा नदी के तट पर ही किया गया था। 14 रत्न निकले थे समुद्र के मंथन के बाद, उनका बंटवारा क्षिप्रा नदी के तट पर ही किया गया था, ऐसा वेद पुराणों में मिलता है। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश की दूसरी नदी जोड़ो परियोजना है। क्षिप्रा नदी पर रामघाट स्थित है, जिसका बड़ा धार्मिक महत्व है। कुंभ के दौरान रामघाट स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। स्कंद पुराण के अनुसार क्षिप्रा नदी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के उदर यानी पेट से उस समय हुई जब वे बराह अवतार में थे। क्षुफा की सहायक क्षिप्रा की सहायक खान नदी के किनारे इंदौर शहर बसा हुआ। तो इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? खान नदी के किनारे। ठीक है, इसको थोड़ा अपन देख लें। उज्जैन ये क्षिप्रा नदी है, ये देवास इंदौर है। इस तरीके से ये बड़वा ये नर्मदा नदी में यहाँ पे मिल जाती है। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना पूरा पढ़ लें। प्रारंभ हुआ नवंबर 2012 से, पूर्ण होने की तिथि फरवरी 2014। 3 चरणों में, लागत 432 करोड़ रुपये, लोकार्पण लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा किया गया। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना प्रदेश की दूसरी नदी जोड़ो परियोजना है। स्वास्थ्य के दृष्टिगत रखते हुए क्षिप्रा नदी को सहादा वाहिनी बनाने के लिए परियोजना बनाई गई थी कि क्षिप्रा में हमेशा पानी रहे। मालवा क्षेत्र में जल संकट के समाधान हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस परियोजना की शुरुआत जो है की गई थी। अगली है सिंध नदी। सहायक नदियाँ हैं पाहुज, कुंवारी तथा माहौर। पाहुज, कुंवारी तथा माहौर। दोस्तों, मैंने एक वीडियो में कहा था कि 180 पेजों के नोट से जो पढ़ लेगा उसके 90 से 99% तक जो प्रश्न जानने की संभावना हो जाएगी। तो दोस्तों यही वो पेज है 180-85 जो होंगे, इनको पढ़ लीजिएगा, आपका भला हो जाएगा। सिंध नदी विदिशा जिले के सिरोंज के निकट से निकलती है। यह नदी गुना, शिवपुरी, दतिया, भिंड जिले में बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। केन नदी, अन्य नाम सुक्तिमती, कर्णवती व द्रोणावर्ती। उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी में, कटनी के समीप कैमूर की पहाड़ी। सहायक नदियाँ सोनार, बेबस, मीर हसन, कटनी एवं उर्मिल की सहायक नदियाँ हैं केन नदी की। केन नदी उत्तर दिशा में बहती हुई पन्ना छतरपुर जिले की सीमा बनाती है भैया केन नदी। जिले की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसके किनारे पर पन्ना शहर बसा हुआ है। केन नदी के किनारे बसा है पन्ना शहर। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है। बस इस नदी पर पन्ना जिले में पांडव जलप्रपात स्थित है केन पर। ठीक है, अब आती है दसान नदी। दसान बेतवा की सहायक नदी है जो रायसेन जिले के बेगमगंज से निकलती है। दसान नदी उत्तर पूर्व असम की ओर बहती है। आती है पार्वती नदी। पार्वती नदी उद्गम है सीहोर जिले विंध्यन कगार के उत्तरी ढाल से। पार्वती नदी के किनारे आष्टा, सीहोर बस रुकती है इंदौर जाते समय। शाजापुर तथा ब्यावरा राजगढ़ स्थित हैं। यह नदी चाचौड़ा यानी गुना से होती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। टोंस नदी आती है। टोंस सहायक नदियाँ हैं बेलन एवं बीहड़। टोंस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर के निकट कैमूर पहाड़ी में स्थित तमसा कुंड नामक जलाशय से होता है। इसे तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है टोंस को। यह नदी रीवा होते हुए उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 265 किलोमीटर है। अगली आती है काली सिंध नदी। देवास जिले के बागली तहसील के निकट स्थित विंध्य पर्वत श्रेणी से काली सिंध नदी शाजापुर, राजगढ़, आगर, मालवा जिलों में बहते हुए राजस्थान में चंबल नदी से मिल जाती है। देवास, सोनकच्छ, देवास एवं सारंगपुर, राजगढ़ इस नदी के किनारे स्थित है। काली सिंध नदी के किनारे मालवा के ये सारे, जब ट्रेन से जाओगे आप कभी इंदौर तो मिलेंगे ये सब हर चीज़, सारंगपुर वगैरह आपको। बीहड़ नदी रीवा पठार से निकलकर टोंस से में मिलती है। इस पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात 130 मीटर रीवा में स्थित है। तवा नदी उद्गम पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत श्रेणी की काली भीत पहाड़ियों से होता है। तवा नदी का उद्गम। तवा नदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की प्रमुख नदी है। तवा नदी पर होशंगाबाद के नजदीक तवा बांध स्थित है। यह नदी उत्तर दिशा में बहती हुई नर्मदा नदी में मिल जाती है। पचमढ़ी इस नदी के किनारे स्थित है। बैनगंगा नदी, अन्य नाम बेबा दीदी एवं बैन्या। उद्गम सिवनी के पारसवाड़ा पठार पर मुद्रा गांव के समीप से। सहायक नदियाँ बाघ, वर्धा, पावन, थड़ी, पेंच, कान तथा थावर।
वैनगंगा नदी सिवनी तथा बालाघाट की सीमा बनाती है। यह नदी सिवनी बालाघाट जिलों में बहते हुए महाराष्ट्र के भंडार जिले में प्रवेश कर जाती है। महाराष्ट्र में इसमें वर्धा नदी आकर मिलती है और इसका नाम प्राणहिता हो जाता है। ये क्या हो जाती है? प्राणहिता। वैनगंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? प्राणहिता। ठीक है अगला जो आप चलते हैं तो प्राणहिता नदी गोदावरी में मिल जाती है। छपारा सिवनी में वैनगंगा नदी पर भीमगढ़ संजय सरोवर बांध बनाया गया है, जो कि एशिया के सबसे बड़ी मिट्टी के बांधों में शुमार है। बालाघाट वैनगंगा नदी के किनारे स्थित है। अब आती है वर्धा नदी। उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के वर्धन पर्वत शिखर से होता है। वर्धा नदी दक्षिण की ओर बहते हुए वैनगंगा नदी में मिल जाती है। महाराष्ट्र में वर्धा तथा वैनगंगा के संगम को प्राणहिता कहते हैं। जोहला नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो जोहला, सोन और नर्मदा 3 अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। यह मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है जो सर्प के आकार में बहती हुई उमरिया में सोन नदी में मिलती है। पेंच नदी छिंदवाड़ा के जुन्नार देव के पहाड़ों से निकलते हुए पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। यह वैनगंगा की सहायक नदी है। उर्मिल नदी छतरपुर से बहती है और केन नदी में मिल जाती है। इस नदी पर उर्मिल बांध बना है जो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। जामनी नदी मध्य प्रदेश छागर जिले में उद्गमित जामनी नदी से टीकमगढ़ शहर को पानी सप्लाई होता है। जामनी नदी से टीकमगढ़ शहर को पानी सप्लाई होता है। यह बेतवा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अगली आती है कुंवारी नदी शिवपुरी के पठार से निकलती है और भिंड जिले की लाहौर तहसील से सिंध नदी में समा जाती है। नदियों के बसे प्रमुख जो शहर हैं इनको एक बार हम देख लें थोड़ा सा। पहले जलप्रपात देख लें। जलप्रपात और नदियाँ और स्थान ऐसे बनाया गया। कपिलधारा नर्मदा अनूपपुर, दुग्धधारा नर्मदा अनूपपुर, धुआंधार संगमरमरी चट्टानों के बीच नर्मदा में भेड़ाघाट जबलपुर। ठीक है। सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा महेश्वर, मंदार एवं दर्दी नर्मदा। तो इतने सारे तो नर्मदा में ही जो क्या है अभी तक अपने जो है जलप्रपात देखे, बहुत जलप्रपात बनाती है ये। चचाई, बीहड़, रीवा, केवट, महाना रीवा, बहुटी मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये सेलर रीवा में है। पूर्वा, पियावन, बेलोही रीवा, चूलिया चम्बल राजस्थान, पाताल पानी एवं झाड़ी दाहा ये है चम्बल इंदौर, शंकर खो जामनेर राहतगढ़ या भालकुंड ये बीना में है, पांडव कैन पन्ना में है, और अप्सरा डचेस फाल और रजत बी फाल ये कहाँ हैं? पचमढ़ी में हैं। ठीक है। अब नदियाँ और उनके किनारे जो प्रमुख शहर बसे हैं उनको देख लेते हैं। तो नर्मदा नदी पर कौन कौन से शहर आप बसे हैं गौर करिएगा। अमरकंटक, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, पुनासा, हनुमंतिया ये खंडवा में है। बड़वानी, ओंकारेश्वर, महेश्वर, बड़वा, मंडलेश्वर, नेमावर, हंडिया और धार। तवा नदी पर तवानगर और पचमढ़ी। चंबल नदी महू, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना, नागदा, चित्तौड़गढ़, कोटा, एटावा। बेतवा नदी विदिशा, सांची, ओरछा। क्षिप्रा नदी उज्जैनी, इंदौर। उज्जैन अलग है और उज्जैनी पहले का नाम है इंदौर का। काली सिंध नदी देवास, सारंगपुर, सोनकच्छ। पार्वती नदी राजगढ़, शाजापुर, आष्टा। ताप्ती नदी मुल्ताई, बैतूल, बुरहानपुर, नेपानगर। माही नदी धार और कुक्षी। वैनगंगा पर बसा है भैया बालाघाट, बेरी IMP हो जाता है यहाँ पे। सिंध नदी द्वितीय शिवपुरी। सेवना नदी पर बना है मंदसौर। खान नदी पर बना है इंदौर। बिछिया नदी पर बना है रीवा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिछिया नदी पर बना है रीवा। महत्वपूर्ण तथ्य है अपर लोक भोपाल का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमा राजा राजभोज ने कराया था। अपर लेक भोपाल का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमा राजा राजभोज ने करवाया था। इस झील के मध्य में तकिया द्वीप है जिस पर शाह अली शाह रहमतुल्लाह का मकबरा जो है यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। इसके बाद जो है हम थोड़ा सा इसमें अपवाह तंत्र और देख सकते हैं कि कहाँ किसका क्या है। तो ये गंगा है, गंगा का इतना बड़ा है ये मैदान। ये माही नदी है, ये नर्मदा का है। ठीक है। ये महानदी का है, तो इसको एक बार अवलोकन कर लीजिएगा थोड़ा सा। गंगा अपवाह तंत्र के बारे में 4 लाइनें पर पढ़ लेते हैं। यह मध्य प्रदेश सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसका कुल अपवाह क्षेत्र जो है 2,02,070 वर्ग किलोमीटर है। इस अपवाह तंत्र की अधिकांश नदियाँ उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो इस तरीके से हमने ये आज का लेक्चर कंप्लीट किया। अगर समझ में आ गया हो तो थोड़ा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।